पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें कि कक्षा 10 की जो गणित है, मैं आपको समांतर श्रेणी पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने उसे बिल्कुल पाज कर दिया, रोक दिया, बंद कर दिया, क्योंकि आपके टॉपिक से आप लोगों को पता है कि 30% कोर्स ऑफ कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि बुक बदल दी गई है, बुक नहीं बदली है, किताब वही है, प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन टॉपिक चेंज कर दिए गए हैं। समांतर श्रेणी आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, और बहुपद जो था वो भी आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वो भी आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 6 त्रिभुज लेकर के उपस्थित हूं। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखें, कॉपी में से नोट करें। जिसे थेल्स प्रमेय नहीं आएगा, ये प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 कदापि एक भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे आप। तो चलते हैं आपके थेल्स प्रमेय की तरफ। कक्षा 10 गणित है, प्रमेय नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 6 का प्रमेय नंबर फर्स्ट कह रखा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज आपके पास में ABC है, कहा है कि इसमें इस BC भुजा के समांतर यदि कोई एक इस त्रिभुज के अंदर अन्य रेखा खींच दी जाए, तो अन्य रेखा कौन सी है? DE खींच दी जाए तो वह DE रेखा जो होगी इस BC के क्या होगी? समांतर होगी। और AC को और AD को बिंदु D और E पर क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। तो साथियों चलो देखते हैं क्या किया है इसने। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। मैंने भी बताया कि ये DE भुजा जो है इस BC के क्या है? समांतर है, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, और कहा है कि AB तथा AC को क्रमशः बिंदु DE पर क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ कामा होना चाहिए। D और E पर क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पर कामा होना चाहिए। D और E पर प्रतिच्छेदित करती है। D और E, ठीक है, कामा है। D और E पर क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। तो D और E पर देख रहे हैं कि ये रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है, जो कि BC के क्या है? समांतर है। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, फिर जब आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें सिद्ध क्या करना है कि AD अपान BC और AE अपान EC का मान, ये दोनों अनुपातिक मान आपस में क्या हैं? समान है। अनुपातिक मान क्या होता है बच्चा? देखो ये है कहां? AD बटे DB का मान जो है AE बटे EC के मान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही रेखा पर, देखो एक ही रेखा पर स्थित है, ये वैल्यू एक ही रेखा पर स्थित वैल्यू है। और कहा है कि AD बटे DB का मान जो है AE बटे EC के मान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही आपको सिद्ध करना है। तो यही आपको सिद्ध करना है। फिर रचना जब हम करते हैं तो रचना में देखते हैं कि DE और CD को हमने सबसे पहले क्या किया? मिलाया। ठीक है, तो सबसे पहले DE और CD को हमने क्या कर दिया है? मिला दिया है। देखो कहां है? A है DE और ये क्या है? CD, कुछ रॉन्ग है, BE है, सॉरी BE है। ठीक है, तो B और E को और D, C और D को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। पहले रेखा यहाँ नहीं थी, पहले सिर्फ हमारे पास में एक ट्रायंगल बना हुआ था। तो ये ट्रायंगल इस भुजा के समांतर सर्वप्रथम हमने एक रेखा खींचा। जब रेखा खींचा तो इस भुजा को इससे और इस भुजा को इससे हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है,
फिर आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो ई और एफ है, ई और एफ जो देख रहे हैं, ई एफ जो है एडी पर क्या है, लंब है, अर्थात ई एफ इज परपेंडिकुलर एडी। और बच्चों एक नियम ये भी होता है थेरस प्रमेय का कि ईएफ को देख रहे हैं किस पर लंब है, इस पूरे एबी पर ही कह सकते हैं कि ईएफ जो रेखा है ये एबी पर क्या है, लंब है। जब कोई भी रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है तब वहां पर हमेशा 90 डिग्री का निर्माण करती है, और वही बात यहाँ पर हो रहा है कि 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है। तो ईएफ इज परपेंडिकुलर एबी है और DG इज परपेंडिकुलर AC है, अर्थात DG भुजा जो है AC पर लंब है और EF भुजा जो है इस AB पर क्या है, लंब है। फिर आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो कह रखा है कि त्रिभुज हमारे पास बनते हैं कौन से, BDE और CDE एक ही आधार पर DE पर बने हैं। मतलब देखो बच्चों इस DE पर हमें कौन कौन से त्रिभुज मिल रहे हैं, एक हमारा मिल रहा है कौन सा, ABC, एक हमारा अलग से मिलता है ADE, एक अलग से मिल रहा है। फिर क्या करते हैं, एक ही आधार तथा एक ही आधार की क्या है, समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में क्या है, स्थित है। तो DE और BC कहाँ है, देख लो बच्चा, DE है और यहाँ पर BC है, इसके मध्य में दोनों त्रिभुज स्थित हैं। एक का नाम है DCB है, एक का नाम है BEC कहो, चाहे CEB कहो, चाहे BCE कहो, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज इसी आकृति के अंदर क्या है, स्थित हैं, ठीक है। फिर हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो हम जिसमें देखते हैं कि त्रिभुज जो BDE का क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान देना साथियों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको मैं थोड़ा सा मोटा कर रहा हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे तब ऐसी स्थिति में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, समान होगा। मतलब यहाँ पे भी देख रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। फिर करते क्या है, हम जब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ADE कहां पर है, नीचे देख रहे हैं ADE अर्थात ये वाला ADE, इसका क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल। तो बच्चा B यहाँ पे है, D यहाँ पे है और E यहाँ पे है। एक बार इसके क्षेत्रफल को इस वाले त्रिभुज के अनुपात में लेना है और एक बार इसके क्षेत्रफल को इस वाले त्रिभुज के अनुपात में लेना है। हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें हो क्या जाएगा आपको कि जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार देख रहे हैं AD है, AD कहाँ है, ये आधार है, ऊंचाई आपकी कौन सी मिलती है, EF, तो EF इस पे क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद में नीचे का त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, उसी तरह से नीचे वाले में भी लेंगे। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, EF से EF कैंसिल हो गया, ठीक, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, AD/DB। तो इसका मान मतलब AD/DB हमारा बचता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल, तो भाई जब उसी तरह से निकालेंगे यही फार्मूला आप लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसको भी जब हल कर देंगे तो वहां से आपको मिलेगा AE/EC, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपस में जब तुलना करते हैं तब हमें यही वैल्यू मिलता है कि AD/DB
और ए अपान ईसी का अनुपातिक मान जो है वो आपस में क्या है, समान है। तो समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करते हैं तो हमें एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी मिलता है। ठीक है बच्चों, यही आपका रहा थेल्स प्रमेय। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जरा जल्दी से देख लो। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक रो खींचा गया है जो इसके समांतर है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। बच्चों अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, यही आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप वही नियम लगाएंगे, क्या मैंने बताया कि AD बटे DB, तो भाई AD का मान कितना है 5 बटे DB का मान है 2 बराबर AE, तो AE का मान कितना है 3 बटे EC का मान कितना है x। अब बच्चों इसको करेंगे हल, तो x इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो जब x का गुणा 5 में होगा तो होगा 5x, अब 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो x बराबर 6 बटे 5 हो गया। इसी को जब हल कर लेंगे तो आपको मिलेगा 5 × 5, फिर बचेगा तो 5 दूनी 10 1.5। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे तो ये आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ये रहा आपका कौन सा, थेल्स प्रमेय। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आपसे मिलते हैं, लेकिन आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।